हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। माय नेम इज़ जनम फातिमा एंड वेलकम टू लाइफ लॉन्ग लर्निंग। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए हम क्या डिस्कस कर रहे थे। हम डिस्कस कर रहे थे डेवलपमेंट की स्टेजेस, जो हमने अलग अलग लोगों के अकॉर्डिंग देखी थी कि किस किसने कितनी कितनी स्टेजेस दी हैं। देखिए आपको सिर्फ ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि कौन कौन सी स्टेज किसने दी है। एक्चुअल में देखिए ये आपको नज़र आ रही होंगी, ये है हर लोग के अकॉर्डिंग। इन्होंने कितनी स्टेजेस दी हैं? इन्होंने 7 स्टेजेस दी हैं। तो आपको क्या है, आपको सिर्फ ये याद करना है कि हर लोग ने कितनी स्टेजेस दी हैं, 7। अदरवाइज़ जो चाइल्डहुड है वो 2 से 11 वर्ष, इन्होंने जो है चाइल्डहुड को कितना माना है, 2 से 11 माना है। क्यों? क्योंकि इसमें अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड को इन्होंने एक ही में काउंट कर लिया है। ठीक है, तो इसीलिए आप सिर्फ इतना ध्यान रखेंगे कि अगर एग्ज़ाम में पूछा गया है तो किसके अकॉर्डिंग पूछा गया है, पेपर बनाने वाले ने किसको ध्यान में रख करके पेपर बनाया है। बाय द वे आपको ये पता होना चाहिए कि हरलॉक ने किसने दी हैं, कितनी स्टेजेस दी हैं डेवलपमेंट की, कॉल सैनिक ने कितनी दी हैं, कॉले ने कितनी, एंड शैली ने कितनी, रॉस ने। ठीक है, इन स्टेजेस को आपको ध्यान रखना है। बट जनरली जो एग्ज़ाम में स्टेजेस कंफर्म की जाती हैं वो जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी ने जो रिकॉग्नाइज़ की हैं सिर्फ वही स्टेजेस कंफर्म की जाती हैं। तो आप उन्हीं पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा। बट अदरवाइज़ आपको ये भी कंफर्म होना चाहिए कि कितनी स्टेजेस किसने दी हैं। जैसे हरलॉक ने कितनी दी हैं, कॉल सैनिक ने, शैली ने। ठीक है, वो मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिया था, आपने नोट डाउन भी किया होगा। अदरवाइज़ अगर आपने नोट नहीं किया है तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ से आप पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है, मैं टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ शेयर करती हूँ, सेम इसी फॉर्मेट में पीडीएफ शेयर की जाती है, एंड जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब देखिए मे बी आई थिंक जो सुपर टेट है वो हमारा दिसंबर तक देखने को मिल जाए। क्यों? क्योंकि लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं और लोकसभा के चुनाव तो होने ही वाले हैं और आयोग का गठन भी मेरे अकॉर्डिंग हो ही जाएगा। इनिशियल लेवल पर काम चल रहा है। क्यों? क्योंकि जितने ज़्यादा लोकसभा ने कहा है, जो हमारे सीएम साहब हैं उन्होंने कहा है कि जितने भी रिक्त पद हैं उनको जल्द से जल्द भर दिया जाए, जिस भी विभाग में, यानी कि जितने भी विभाग हैं, शिक्षा मंत्रालय हो या फिर अलग जितनी भी कैटेगरीज़ में जॉब्स निकलती हैं उनको क्या किया जाए, उनको भर दिया जाए जल्द से जल्द, जितने भी रिक्त पद हैं या खाली स्थान हैं। ठीक है, तो आप उसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी कीजिएगा। सुपर टेट भी मे भी आने वाला है, सुपर टेट के लिए भी बहुत हेल्पफुल बैच है। और जो लोग अपनी सीटेट वगैरह की या जिन भी सब्जेक्ट्स की या फिर ईएमआरएस वाले भी अपनी जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो अपने टॉपिक से इस क्लास से देख सकते हैं और अपने टॉपिक्स को नोट डाउन कर लें और उसी के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। ठीक है, अब देखिए हम क्या डिस्कस कर रहे हैं आगे। हमने जो स्टेजेस डिस्कस की थी, हमने उसमें प्री नटल यानी कि प्रसव पूर्व अवस्था डिस्कस की थी कि प्रसव पूर्व अवस्था जो होती है वो कैसे वर्क करती है, यानी कि जन्म पूर्व अवधि की प्रक्रिया जो होती है वो कैसे होती है, जो बच्चे के जन्म से 40 सप्ताह पहले होती है। ठीक है, और आनुवांशिकी से क्या होती है, काफ़ी हद तक प्रभावी होती है, यानी कि हेरिडिटी का उसमें बहुत ज़्यादा रोल होता है। बाहरी इन्वायरमेंट का भी देखिए उसमें रोल होता है, लेकिन जो हेरिडिटी होती है वो काफ़ी हद तक रोल प्ले करती है। क्यों? क्योंकि जो आनुवांशिक गुण होते हैं, जो पेरेंट्स के गुण होते हैं, वो तो बच्चे में आने होते हैं, जेन्युइन सी बात है। ठीक है, तो हेरिडिटी भी इसमें वर्क करती है। एंड सेकंड, जो बाहरी इन्वायरमेंट है वो भी बच्चे को बहुत हद तक उसके डेवलपमेंट को क्या करता है, इफ़ेक्ट करता है। जैसे स्मोकिंग करना है, अगर मदर स्मोकिंग करती हैं तो उससे भी उस पर क्या पड़ सकता है, प्रभाव पड़ सकता है। जैसे आपने सुना होगा, ठीक है, कि चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, इनसे बचा जाए। ठीक है, तो वो इसीलिए बचा जाता है ताकि वो जो हार्मफुल रेज निकलती हैं उनका निगेटिव इफेक्ट बेबी पर ना पड़े, उसके विकास पर ना पड़े, उसके डेवलपमेंट पे ना पड़े। ठीक है, तो देखिए आगे हमने जब प्रसव पूर्व डिस्कस कर लिया था उसमें हमने 3 स्टेजेस डिस्कस की थी प्रसव पूर्व अवस्था में। एक थी जर्मिनल, एम्ब्रियो और फिटल। क्या कहते हैं, जर्मिनल को कहते हैं बीजावस्था, एम्ब्रियो को कहते हैं डिम्बावस्था या पिंडावस्था, और जो हमारी फिटल स्टेज होती है उसको कहते हैं भ्रूणावस्था। अब देखिए स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट हम डिस्कस कर लेते हैं इन्फेंसी के बारे में। इन्फेंसी क्या होती है, 0 to 2 वर्ष। ठीक है, इन्फेंसी चलती है 0 से 2 वर्ष तक के बच्चे को इन्फेंट बोलते हैं। ठीक है, इस अवस्था में बच्चे को नवजात शिशु, न्यूनेट कहा जाता है। नवजात यानी कि एकदम बिल्कुल न्यू बोर्न बेबी। ठीक है, तो उसे क्या कहा जाता है, इस अवस्था में बच्चे को न्यूनेट कहा जाता है, नवजात शिशु कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल नया नया होता है।
ठीक है। यह अवस्था नवीन वातावरण में समायोजन की अवस्था है, रेडिकल एडजस्टमेंट। यानी कि ये जो अवस्था होती है इन्फेंसी, इसमें क्या करता है बच्चा, पहले तो वो वूम में था, गर्भ में था माँ के, उसके बाद क्या है वहाँ का जो एटमॉस्फेयर था, वहाँ का जो एनवायरनमेंट था वो डिफरेंट था। लेकिन वो जब रियल इन्वायरमेंट में आता है वो सारी चीज़ों को रियल में फेस करता है। उसको ठंडी, जहाँ उसको वोम में जैसी सर्दी उसे फील हो रही थी वैसी सर्दी उसे बाहर आके फील नहीं होती है। न्यूट्रिशन भी वो कैसे लेता है, डायरेक्ट लेता है। पहले तो वो माँ के थ्रू ही ले रहा था, लेकिन उसके बाद कैसे लेता है वो, उसके बाद डायरेक्ट लेता है, जैसे माँ को मम्मी वगैरह फीड कराती हैं उसकी, ठीक है। तो ये जो काल होता है, ये अवस्था होती है इन्फेंसी की, वो बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट की, रेडिकल एडजस्टमेंट, बहुत ज़्यादा बच्चे को क्या करना होता है, समायोजन करना होता है। और इसी अवस्था में डेथ भी ज़्यादा होती है बच्चों की। क्यों? क्योंकि जैसे आपने सुना होगा पीलिया हो गया, या फिर क्योंकि वो जो एनवायरनमेंट है उसमें बच्चे एडजस्ट नहीं कर पाते, बहुत ही ज़्यादा भिन्न एडजस्टमेंट, बहुत ज़्यादा अलग एडजस्टमेंट। क्योंकि देखिए जो वोम का एनवायरनमेंट है और जो रियल एनवायरनमेंट में, उसमें क्या है बहुत हद तक डिफरेंट पाया जाता है। अब देखिए जब बच्चा माँ के गर्भ में है तो वो हर चीज़ को क्या है डायरेक्ट फील नहीं कर रहा, उसे शोर भी जो है, अगर कोई आवाज़ जा रही है तो वो भी उसे इतनी तेज़ नहीं जा रही है। क्यों? क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ों के बाद उसको आवाज़ फील होती है। लेकिन अदरवाइज़ जब वो एडजस्टमेंट करता है वो रियल आवाज़ों को फेस करता है, ठीक है। तो उसे क्या है ज़्यादा एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत होती है। जन्म के समय औसत शिशु 7 से 8 पाउंड व लंबाई 19 से 20 इंच होती है। यानी कि 3-3.5 किलो का होता है जन्म के समय बच्चा जो होता है, 7 से 8 पाउंड का, ठीक है। जो शिशु होता है, जो इन्फेंट होता है, वो 7 से 8 पाउंड का होता है। और लंबाई कितनी होती है, यानी कि 19 से 20 इंच की लंबाई होती है उसकी, ठीक है, जो उसकी लेंथ होती है। अब देखिए नवजात शिशु का सिर संपूर्ण लंबाई का 1/4 भाग होता है। यानी कि जितनी उसकी लेंथ होती है ना, 19 से लेके 20 इंच तक, 19 से और 20 के बीच में जो होता है वो उसका कितना होता है, 1/4 भाग होता है जो बच्चा होता है उसका सर जो होता है, ठीक। जबकि वयस्क का सिर उसके संपूर्ण शरीर का लगभग 1/7 भाग होता है। यानी कि सारी चीज़ें तो बढ़ जाती हैं, सारे बॉडी के पार्ट्स बढ़ जाते हैं, ऑर्गन्स बढ़ जाते हैं, बट सर का साइज़ जो होता है वो एक लिमिट तक ही बढ़ता है। उसके बाद क्या होता है, वो स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है। तो कितना रह जाता है, 1/7 भाग रह जाता है संपूर्ण शरीर का, पूरी शरीर की लंबाई का 1/7 भाग, ठीक है, वयस्क में, जो अडल्ट्स होते हैं। शिशु अपने संपूर्ण समय का लगभग 80% भाग सोने व ओंगने में गुजार देते हैं। अब देखिए इस एज में इन्फेंट क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, सोते रहते हैं, ऊँगते रहते हैं। उनसे कोई मिलने भी आता है या फिर कोई उनसे बात भी करता है तो वो क्या करते हैं, वो सोते रहते हैं या फिर ऊँगते रहते हैं फुल टाइम। दूध पियेंगे, सो जाएंगे, थोड़ा सा आँखें खोलेंगे, फिर सो जाएंगे। तो क्या है, इस टाइम के जो बच्चे होते हैं ना, वो 80% अपनी लाइफ का, यानी कि 0 से 2 वर्ष तक बच्चे जो हैं 80% किस में गुजारते हैं, 80% सोने में अपने जीवन का और ऊँगने में गुजार देते हैं। या तो ऊँगते रहेंगे या फिर सोते रहेंगे, ठीक है। देखा होगा आपने, ज़्यादातर बच्चे सोते रहते हैं इस पीरियड के, 0 से 2 वर्ष के जो होते हैं। अगर उनसे कोई मिलने आए, कोई देखने आए, तब भी वो क्या करें, सोते रहेंगे, थोड़ा सा जागेंगे फिर सो जाएंगे। इस अवस्था में शिशु चूसना, निगलना, श्वसन इत्यादि क्रियाएं करने लगता है। यानी कि ये जो अवस्था होती है इसमें बच्चा क्या करने लगता है, चूसने लगता है, यानी कि शकिंग करना स्टार्ट कर देता है। जैसे कि वो मम्मी उसे फीड कराती हैं तो वो क्या करता है, शकिंग करता है, शक करके वो स्टार्ट कर देता है चूसना, ठीक है। फिर वो निगलना, स्वेलोइंग, निगलना स्टार्ट कर देता है। श्वसन यानी कि ब्रीथिंग, सांस लेने की क्रियाएं उसकी चलती रहती है, ठीक है। जो ये अवस्था होती है, इस अवस्था में वो ये 3 मेजर ही क्रियाएं कर पाता है। अब देखिए पीरियड ऑफ पॉर्चुनेट। अब ये पीरियड ऑफ पॉर्चुनेट क्या होता है, अब देखिए ये जो इन्फेंट होते हैं, इन्फेंट की भी अलग अलग अवस्थाएं बताई गई हैं। जैसे हमने प्रीनेटल यानी कि प्रसव पूर्व की अवस्था पढ़ी थी, हमने जर्मिनल स्टेज पढ़ी थी, ठीक है, जर्मिनल पढ़ी थी, फिटल पढ़ी थी, एम्ब्रियोनिक पढ़ी थी, ठीक है। तो उसी टाइप से क्या है, इन्फेंट में भी क्या है, डिफरेंट स्टेजेस हैं। अब देखिए पीरियड ऑफ फॉर्चुनेट क्या होता है, फ्रॉम बर्थ टू कटिंग एंड ट्राइंग ऑफ एम्ब्रिकल कॉर्ड, यानी कि गर्भनाल का, बर्थ के बाद जो मम्मी से वो बर्थ नाल के मतलब गर्भनाल से वो जुड़ा हुआ होता है, एक कॉर्ड के द्वारा जुड़ा हुआ होता है। जब बच्चे का बर्थ होता है तो उसके कटिंग होने तक का पीरियड क्या कहलाएगा, फॉर्चुनेट पीरियड कहलाएगा। फॉर्चुनेट पीरियड उस टाइम के लिए, बच्चे के लिए बहुत क्रिटिकल होता है। क्यों? क्योंकि उसमें
जो गर्भनाल है उसको कट करना होता है, ठीक है। तो जो बर्थ के बाद का पीरियड है वो क्या कहलाएगा, पॉर्चुनेट पीरियड कहलाएगा, गर्भाकाल कहलाएगा, ठीक। ये मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आपकी बेसिक नॉलेज बढ़ सके, आपकी जो समझ है वो बढ़ सके, ताकि अगर एग्जाम में क्वेश्चन कैसे भी पूछे तो आप समझ पाएँ। आप जो लिखा हुआ है उस पर ध्यान ना करें, ज़्यादा से ज़्यादा समझने पे फोकस करें, ठीक है। पीरियड ऑफ न्यूनेट, अब देखिए न्यूनेट क्या होता है, फ्रॉम कटिंग एंड टाइंग ऑफ अ अम्बिकल कॉर्ड टू एंड ऑफ सेकंड वीक, यानी कि जो फ्रॉम कटिंग, जो न्यूनेट पीरियड है वो कब तक कहला रहा है, कटिंग से, यानी कि गर्भनाल के कटने से सेकंड वीक तक का समय, अगले 2 सप्ताह तक का समय, 14 दिनों का समय क्या कहलाता है, न्यूनेट पीरियड कहलाता है, बच्चे के लिए नवजात काल कहलाता है, ठीक। जो गर्भनाल होती है, अम्बिकल कॉर्ड होती है, उसके कटने के बाद का सेकंड वीक, 2 सप्ताह तक का समय क्या कहलाता है, न्यूनेट पीरियड कहलाता है बच्चे के लिए, ठीक है। अब देखिए आगे क्या है, अब देखिए एक जो हमारी इम्पॉर्टेंट स्टेज हैं वो और देख लीजिए एक बार, इम्पॉर्टेंट स्टेजेस क्या हैं जो एनसीईआरटी रिकॉग्नाइज करता है, जो एनसीईआरटी बताता है। इंपॉर्टेंट स्टेज फॉर एग्जाम्स, यानी कि एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आते हैं वो इन्हीं स्टेजेस से आते हैं जनरली। देखिए इन्फेंसी, शैशवावस्था, 0 से 2 वर्ष क्या कहलाएगा, इन्फेंट कहलाएगा, शैशवावस्था, शैशवावस्था का बच्चा कहलाएगा। अर्ली चाइल्डहुड, पूर्व बाल्यावस्था, 3 से 6 वर्ष। लेटर चाइल्डहुड, उत्तर बाल्यावस्था, 6 से 12 वर्ष। एडोलेसेंस, किशोरावस्था, 12 से 18 वर्ष। अब हम क्या करेंगे, हम सिर्फ इतनी ही स्टेजेस को स्टडी करेंगे, क्यों, क्योंकि 18 के बाद तो बच्चा स्कूल से निकल जाता है, तो उससे ज़्यादा का हमें करना क्या है, ये जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट स्टेज हो जाती हैं जो एनसीईआरटी रिकॉग्नाइज करता है। अगर एग्जाम में पूछी जाए तो आप इन्हीं के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को टिक कीजिएगा, क्यों, क्योंकि आपके पास एक ऑथेंटिक प्रूफ होगा कि आप चैलेंज कर सकते हैं, ठीक। अब देखिए आगे डिस्कस करते हैं हम एक्टिविटीज़ ऑफ इन्फेंट, यानी कि जो इन्फेंट होता है, जो नवजात शिशु होता है, वो क्या क्या एक्टिविटीज़ करता है इन्फेंट टाइम में, अपने शुरुआती, अपने शैशव काल में। दीज आर ऑफ 2 टाइप, यानी कि 2 टाइप की वो कैसी, 2 टाइप की वो एक्टिविटीज़ करता है, 2 तरह की वो विशिष्ट, 2 तरह की वो क्रियाएं करता है। देखिए फर्स्ट है जनरल एक्टिविटीज़, यानी कि सामान्य क्रियाएं, दूसरी है स्पेसिफिक एक्टिविटीज़, विशिष्ट क्रियाएं। अब देखिए हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ा था, जो डेवलपमेंट होता है वो सामान्य से कहाँ जाता है, विशिष्ट की ओर जाता है, ठीक। अब देखिए जनरल, यानी कि पहले वो सामान्य एक्टिविटीज़, सामान्य क्रियाएं करता है, उसके बाद क्या करता है, वो विशिष्ट क्रियाएं करने लगता है। जनरल क्रियाएं जैसे पलकों का झपकना, रोना, ठीक है, ये सब क्या है, उसकी जनरल सामान्य क्रियाएं हैं। उसके बाद विशिष्ट क्रियाओं में क्या क्या आ जाएगा, यानी कि वो थोड़ा बहुत स्टिमुलाई करने, यानी कि अगर उसे कोई आवाज़ लगा रहा है तो वो धीरे धीरे क्या करने लगेगा, सुनने लगेगा। 0 से 2 वर्ष का बच्चा थोड़ा ध्यान देने लगता है उसके बाद, ठीक है, जैसे जैसे वो थोड़ा बड़ा होने लगता है। अब देखिए जनरल एक्टिविटीज़, सामान्य क्रियाएं, दीज एक्टिविटीज़ आर रिलेटेड विद द होल बॉडी ऑफ अ चाइल्ड, यानी कि ये जो एक्टिविटीज़ होती हैं ये अपनी पूरी बॉडी के साथ शिशु करने की कोशिश करता है, अपनी पूरी बॉडी को इन्वॉल्व करके इन क्रियाओं को करता है जो जनरल एक्टिविटीज़ करते हैं। देखिए शुरुआत में बच्चा क्या करेगा, रो रहा है तो पूरे शरीर की ताकत से रोने में लगा हुआ रहता है, ठीक है। और अगर वो फीड भी कर रहा है तो वो क्या करेगा, पूरी एनर्जी लगाएगा वो फीडिंग को करने में, ठीक है। तो बच्चा क्या है, जो भी क्रिया करता है पहले जनरल एक्टिविटीज़, यानी कि अपनी पूरी बॉडी के सारे पार्ट्स को वो इन्वॉल्व करता है, तब वो कोई एक्टिविटी कर पाता है, ठीक। ये देखिए ये शिशु की वे क्रियाएं होती हैं जिनमें उनका संपूर्ण शरीर संबंधित होता है, या पूरा शरीर, संपूर्ण शरीर, उनका जो होल बॉडी है उनकी वो क्या होती है, इन्वॉल्व होती है जनरल एक्टिविटीज़ में। अब देखिए स्पेसिफिक एक्टिविटीज़, यानी कि विशिष्ट क्रियाएं, द एक्टिविटीज़ विच आर रिलेटेड टू एक्सटर्नल स्टिमुलस आर कॉल्ड स्पेसिफिक एक्टिविटीज़, यानी कि वे क्रियाएं जो बाह्य उद्दीपनों से संबंधित होती हैं विशिष्ट क्रियाएं कहलाती हैं। विशिष्ट क्रियाएं, अब देखिए उसको किसी ने आवाज़ दी, या किसी ने उसको सीटी बजाई, या ऐसे ताली करके उसको बुलाया, क्लैपिंग करके, तो वो क्या करेगा, अपनी आई बॉल्स को घुमाएगा, वो देखने की कोशिश करेगा कि आवाज़ किधर से आ रही है, ठीक। और इस फिर क्या करने लगता है, फिर वो अपनी मम्मी को भी क्या करने लगता है, दूसरों लोगों से अलग करने लगता है, पहचानने लगता है, ठीक। फुट मूवमेंट, अब देखिए क्या है एग्जाम्पल, आई बॉल, अपनी आंखों को घुमाएगा, तो ये क्या है, ये विशिष्ट क्रियाएं हैं। फुट मूवमेंट, यानी कि आप उसके पैर के तलवे पे ऐसे ऐसे करेंगे ना तो वो फुट मूवमेंट करेगा, ऐसे ऐसे करेगा। शकिंग, यानी कि चूसना, ठीक है, ये क्या हो गई, ये विशिष्ट क्रियाएं हो गई।
अब देखिए नेक्स्ट क्या आता है, अदर कैरेक्टरिस्टिक्स, अन्य विशेषताएं, यानी कि अलग अदर क्या क्या होते हैं करेक्टरिस्टिक्स शैशवावस्था के बच्चे में। फर्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन न्यूरॉन कनेक्शन, यानी कि न्यूरॉन कनेक्शन मस्तिष्क तंत्रिका संबंधों का तेजी से विकास, यानी कि इस टाइम में क्या होता है, बच्चे का जो माइंड है वो तेज़ी से डेवलप हो रहा होता है। वो कैसे, न्यूट्रिशन यानी कि अपने तंत्रिका तंत्र जो ब्रेन में जो हमारा न्यूरॉन काम करता है उसके अकॉर्डिंग कैसे एक्वायर करता है वो चीज़ें, कैसे स्टिमुलाई के प्रति वो रेस्पॉन्स करने लगता है। ठीक है, तो वो क्या है, उसका मस्तिष्क जो है वो डेवलप हो रहा होता है। इस एज में बहुत जल्दी से विकास होता है। जो इन्फेंसी एज होती है उसमें क्या माना जाता है, विकास सबसे ज़्यादा रैपिड माना जाता है, सबसे ज़्यादा तेज़ी से विकास माना जाता है। जन्म के बाद से जो विकास की प्रक्रिया होती है ना, वो इन्फेंसी में सबसे ज़्यादा रैपिड होती है, सबसे ज़्यादा तेज़ क्रियाएं होती हैं विकास की। लेकिन अगर जन्म पूर्व माना जाए तो वह क्या माना जाएगा, प्रीनेटल। प्रीनेटल क्या है, देखिए आप 9 मंथ में कैसे एक एग से एक ऑर्गेनिज्म में फॉर्म हो जाते हैं सिर्फ 9 मंथ के अंदर अंदर। ठीक है, तो वो उसमें भी बहुत ज़्यादा फास्ट, बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट होता है। बट अदरवाइज़ अगर हम जन्म के बाद देखें तो सबसे ज़्यादा किस में होता है, इन्फेंसी में होता है सबसे रैपिड। फिर अर्ली चाइल्डहुड में थोड़ा कम होगा, स्लो होगा, फिर लेटर चाइल्डहुड में रैपिड हो जाएगा, फिर एडोलेसेंस में और तीव्र हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या है, देखिए फर्स्ट डेवलपमेंट, यानी कि जो डेवलपमेंट होता है उसके ब्रेन का, बच्चे का माइंड डेवलपमेंट होने लगता है। ठीक, और वो तंत्रिका तंत्र यानी कि अपने माइंड में क्या करने लगता है, वो सेंसेस क्रिएट करने लगता है कि किस चीज़ के प्रति कैसे रिएक्शन करनी है, उसका तंत्रिका तंत्र काम करने लगता है। ब्रीथिंग, शकिंग, सॉलोइंग एंड डिस्चार्ज बॉडीली वेस्ट, यानी कि सांस लेना, चूसना, निगलना और शरीर के कचरे को बाहर निकालना, यानी कि पॉटी, सूसू वगैरह वो करने लगता है। ठीक है, तो यानी कि उसका अभी कंट्रोल नहीं आया होता है इन चीज़ों पे, बट क्या करने लगता है, वो नॉर्मली एक्टिविटीज़ करने लगता है। रिकॉग्नाइज एंड डिस्टिंग्विश मदर्स वॉइस फ्रॉम अदर, यानी कि माँ की आवाज़ को पहचानना और दूसरे से अलग करना। वो इस एज में क्या करता है, इन्फेंट जो होता है अपनी मम्मी को आवाज़ को पहचानने लगता है और दूसरों से डिफ्रेंशिएट करने लगता है, अलग करने लगता है कि हाँ ये मम्मी की ही आवाज़ है। इमिटिएट सिंपल जेस्चर्स, माउथ ओपनिंग, टंग पोस्चर्स। अब देखिए क्या है, सरल इशारों का अनुकरण करना, मुंह खोलना, जीभ बाहर निकालना। क्या करता है, वो इमिटेट करता है, यानी कि अनुकरण करने की कोशिश करता है। अगर आप उसके सामने जीभ निकालेंगे तो वो जीभ ही निकालने की कोशिश करता है इस एज में, 0 से 2 वर्ष का बच्चा। ठीक है, उसके बाद पहले तो वो जनरल एक्टिविटीज़ करता है, उसके बाद क्या करने लगता है, विशिष्ट एक्टिविटीज़ यानी कि विशिष्ट क्रियाएं करने लगता है, स्पेसिफिक क्रियाएं। ठीक है, फिर माउथ ओपन करना, उसके सामने मुंह खोलोगे तो वो माउथ भी ओपन करेगा। टंग प्रोटीन यानी कि जीभ बाहर निकालना भी सीख जाता है। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट क्या है, जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल माना जाता है। महत्वपूर्ण काल क्यों माना जाता है, क्योंकि इस एज में अगर न्यूट्रिशन भी ठीक नहीं मिला तो क्या होगा, डेवलपमेंट भी प्रभावित होगा। ठीक, तो ये क्या है, ये सबसे ज़्यादा क्रिटिकल काल माना जाता है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण काल माना जाता है बच्चों के लिए। क्योंकि इस एज में जो डेथ होती हैं बच्चों की वो भी बहुत ज़्यादा होती हैं। भावी जीवन की आधारशिला यानी कि जो बेस है वो एक बेस तैयार हो जाता है यहाँ पर इस एज में 0 से 2 वर्ष में, कि हाँ हमें बच्चे का कैसा डेवलपमेंट हो रहा है, उसको हम किस तरफ किस दिशा में लेके जाएं। तो ये क्या है, ये एक बेस तैयार कर देता है। सुंदर जीवन की नींव रखने की अवस्था, यानी कि सुंदर जीवन की, उसे हम कैसा एनवायरनमेंट दे रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि दिन रात मम्मी पापा लड़ते ही रहते हैं। ठीक, तो क्या है, उसे एक ऐसा एनवायरनमेंट देना जिसके कारण वो एक सुंदर जीवन की, यानी कि उसके एक अच्छे जीवन की, एक ब्यूटीफुल लाइफ की क्या हो सके, एक नींव डल सके, यानी कि बेस तैयार हो सके। दोहराने की अवस्था यानी कि बच्चा रिपीट करने की कोशिश करता है, रिपीट करता है। मम्मी को देखा मेकअप करते हुए लिपस्टिक लगाने लगेंगी, लड़कियां हैं तो। बॉयज़ हैं, पापा को देखा शेव करते हुए शेव करने लगेंगे। ठीक है, तो दोहराने की प्रक्रिया होती है, रिपीट करते हैं, इमिटेशन करते हैं, नकल करते हैं। नाजुक अवस्था यानी कि बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल काल होता है, बहुत ज़्यादा नाजुक अवस्था होती है इस एज में। बच्चा अगर ज़रा सा भी गिर जाए तो क्या होगा, माइंड पे इफेक्ट पड़ सकता है या कोई और प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा नाजुक अवस्था मानी जाती है। मूल व प्रवृत्त्यात्मक अवस्था यानी कि इसमें क्या होती है, मूल व प्रवृत्त्यात्मक यानी कि जो मूल प्रवृत्तियां हैं वो विकसित होना शुरू हो जाती हैं इस अवस्था में। शारीरिक परिवर्तनों की बहुलता यानी कि इस एज में शारीरिक परिवर्तन भी बहुत तेज़ी से हो रहे होते हैं, बहुत जल्दी
शारीरिक परिवर्तन होते हैं इस एज में, और सारे मतलब एक तरीके से देखा जाए तो बहुत ही रैपिड चेंजेस होते हैं इस एज में। देखिए नेक्स्ट क्या है, मोटर डेवलपमेंट यानी कि गत्यात्मक अवस्था। अब देखिए मोटर डेवलपमेंट यानी कि गत्यात्मक अवस्था। अब गत्यात्मक अवस्था क्या है, मैंने आपको पहले ही बताया था। मोटर डेवलपमेंट दो टाइप से होता है, एक क्या होता है ग्रोस, एक होता है फाइन, ठीक है, वो तो डेवलपमेंट के टाइप में था। अब देखिए इसमें क्या है, रिफ्लेक्स बोल्ट इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई आर डेवलपमेंट, यानी कि इस एज में गत्यात्मक यानी कि गति करने लगता है, फिजिकल एक्टिविटीज़ करने लगता है। अब वो रिफ्लेक्स करेगा किसके प्रति, स्टिमुलाई के प्रति। फिर क्या उसी के अकॉर्डिंग क्या करेगा वो अपना डेवलपमेंट प्रोसीड करेगा, अपना डेवलपमेंट की प्रक्रिया वो जारी रखेगा, रेस्पॉन्स करेगा किसके प्रति, स्टिमुलाई के प्रति। यानी कि अगर स्टिमुलाई देखिए कोई अगर एक चीज़ रखी है उसे उठाने जाना है तो वो क्या करेगा, क्रॉलिंग करके या घिसट घिसट के उठा के जाने की कोशिश करेगा, उस चीज़ को उठाने की कोशिश करेगा, पकड़ने की कोशिश करेगा, ठीक है। रिफ्लेक्सेस आर बिल्डिंग ब्लॉक्स फ्रॉम मोटर डेवलपमेंट, यानी कि क्या होता है उसके जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं ना एंड मोटर डेवलपमेंट के, वो क्या करने लगता है, बिल्डिंग ब्लॉक्स बनने लगते हैं। यानी कि एक के ऊपर एक क्रिया वो करने स्टार्ट कर देता है, यानी कि पैर चलाना, हाथ चलाना, फिर धीरे धीरे खिसकना शुरू कर देता है। तो क्या है उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स बनने लगते हैं उसके मोटर डेवलपमेंट के प्रति, ठीक है। रिफ्लेक्स एक्ट एडेप्टिव मैकेनिज्म, यानी कि रिफ्लेक्ट एक्ट करता है, वो एक्ट करता है मैकेनिज्म, यानी कि जो भी उसे नज़र आता है ना उसके प्रति क्या करता है वो एक्ट करता है, कुछ भी करने की कोशिश करता है। देखिए फॉर एग्जाम्पल कफिंग, ब्लिंकिंग, यॉकिंग, यानी कि एक तरीके से चीज़ों को मर्ज करना शुरू कर देगा। यॉकिंग ऊँगना मतलब जम्भाई लेना, ठीक है, ये सारी चीज़ें वो क्या कर देता है, शुरू कर देता है। रिफ्लेक्सेस मोरो, यानी कि चाइल्ड रिएक्ट टू लाउड नॉइज़, बच्चा क्या करता है, मोरो किसे कहते हैं, रिफ्लेक्सेस जो होते हैं वो क्या होते हैं, देखो मोरो, चाइल्ड रिएक्ट टू लाउड नॉइज़ 6 से 7 मंथ तक, यानी कि वो क्या करता है 6 से 7 मंथ में लाउड नॉइज़ की तरफ क्या करेगा, वो रिएक्ट करना स्टार्ट कर देगा बच्चा। अगर कोई तेज़ से बोल जाए उसके पास तो वो क्या करता है, रोने लगता है। अगर घर में देखिए कोई शादी होती है, भीड़ होती है, शोर होता है, तो बच्चे क्या करते हैं, बच्चे रोने लगते हैं, डरते हैं वो उस शोर से। अब ग्रास्प होता है रिफ्लेक्स बाय वॉलेंट्री ग्रास्पिंग, यानी कि 3 to 4 मंथ। अब क्या होता है, बच्चा क्या आता है, बच्चा ग्रास्प करने लगता है चीज़ों को। आप उसे दो, आप उसके हाथ में ऐसे फिंगर रखो, वो ऐसे ग्रास्प कर लेगा, ऐसे पकड़ने की कोशिश करेगा। उसके बाद क्या होता है, वॉलेंट्री यानी कि 3 to 4 मंथ के बाद क्या होता है, ये ख़त्म हो जाता है। उसके बाद मर्जी है वो पकड़ना चाहे पकड़े, नहीं पकड़ना चाहे नहीं पकड़े, ठीक है। अब देखिए बेबिंस्की क्या है, फुट फिंगर्स मूवमेंट डिस्पेयर आफ्टर 8 to 14 मंथ्स, यानी कि फुट फिंगर्स मूवमेंट क्या होता है। अब देखिए पैर का तलवा है, उसमें आप ऐसे करें तो क्या करेगा, बच्चा मूवमेंट करेगा, या फिर उसे गुदगुदी फील होंगी तो वो मूवमेंट करेगा। तो वो क्या होता है, डिस्पेयर आफ्टर, यानी कि 8 से 12 मंथ के बाद क्या होता है, वो ख़त्म हो जाता है। वो फिर उसकी इच्छा है वो रिएक्ट करे उस पर या ना करे, अदरवाइज़ कुछ लोग तो अभी भी करते होंगे। रूटिंग देखिए डिस्पायर आफ्टर 3 to 4 मंथ, ये 3 to 4 मंथ के बाद क्या होता है, डिस्पायर हो जाता है, यानी कि ख़त्म हो जाता है रूटिंग। नेक्स्ट है फिजिकल डेवलपमेंट, मसल एंड नर्वस सिस्टम गेट्स मेच्योर। देखिए मसल्स जो होती हैं हमारी मांसपेशियां, और जो हमारी नर्वस सिस्टम होता है यानी कि हमारा तंत्रिका तंत्र होता है, वो क्या होने लगता है, वो मेच्योर होने लगता है। हमारा डेवलपमेंट उस तरीके से होने लगता है कि हम चीज़ों के प्रति रिस्पॉन्स कर पाएँ। हमारा न्यूरॉन जो हमारा तंत्रिका तंत्र है, हमारी मसल्स भी ऑलमोस्ट डेवलप हो जाती हैं, और जो हमारा न्यूरॉन है, हमारा तंत्रिका तंत्र काम करता है, हमारा ब्रेन काम करता है, उसमें क्या है, मेच्योरिटी आने लगती है कि हमें किस चीज़ के प्रति कैसे रिस्पॉन्स करना है। फॉर एग्जाम्पल चाइल्ड टीयर्स टू ग्रास्पिंग एंड रीचिंग फॉर द ऑब्जेक्ट्स सिटिंग क्रॉलिंग एटसेट्रा, यानी कि बच्चा क्या है, ग्रास्पिंग कुछ चीज़ को पकड़ने के लिए क्या करेगा, उस तक पहुँचेगा, उस ऑब्जेक्ट तक पहुँचने की क्या करेगा, कोशिश करेगा। फिर सिटिंग बैठने की भी कोशिश करेगा, क्रॉलिंग घिसट घिसट के चलने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो ये क्या है, अपने माइंड के अकॉर्डिंग, यानी कि जब न्यूरॉन सिस्टम उसका काम करने लगा, उसका न्यूरॉन यानी कि तंत्रिका तंत्र मेच्योर हो गया, उसका तंत्रिका तंत्र ने क्रिया करना स्टार्ट कर दिया, तो वो क्या करेगा, वो बैठने यानी कि समझ पाएगा कि कैसे बैठना है, कैसे किसी चीज़ को पकड़ने के लिए कहाँ तक पहुँचना है, कैसे क्रॉलिंग करनी है, कैसे घिसट घिसट के चलना है। अब देखिए नेक्स्ट क्या आता है, सेंसरी एबिलिटीज़। अब देखिए सेंसरी एबिलिटीज़ क्या होती हैं, सेंसरी यानी कि जो हमारी ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं, ठीक,
ज्ञानेंद्रियाँ कैसे वर्क करती हैं, वो एबिलिटीज़ कैसे काम करती हैं जो इन्फेंट होता है उसके टाइम में, ये जो नवजात शिशु यानी कि शैशवावस्था का बालक है वो कैन सी कलर्स बार बट आर अट्रैक्ट टू कॉन्ट्रास्ट पैटर्न, यानी कि जो बच्चा होता है वो डार्क कलर के प्रति क्या करता है, कॉन्ट्रास्ट करना प्रदर्शित कर देता है, कॉन्ट्रास्ट करने लगता है वो, कॉन्ट्रास्टिंग यानी कि रेड एंड वाइट जैसे डार्क डार्क कॉम्बिनेशन होते हैं उनके प्रति क्या करता है वो इरिटेट सा फील करता है। उसके सेंसरी मोटर्स जो होते हैं, जो उसके सेंसेस होते हैं, जो उसकी ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं, वो उस तरफ क्या करती हैं, रिएक्ट करने की कोशिश करती हैं, वो रिएक्ट करने लगती हैं। रैपिड विजन डेवलपमेंट, यानी कि इस एज में क्या होता है, विजन देखने की क्षमता बहुत ज़्यादा तीव्र होती है। टिल 1 ईयर 20 to 20%, यानी कि 20 से 20% को देख पाता है। विजन डेवलपमेंट जो होता है वो बहुत रैपिड होता है। रेस्पॉन्ड टू द टच एंड कैन फील पेन, अब देखिए वो अगर आप उसको टच करेंगे तो वो क्या करेगा, वो रिस्पॉन्स करेगा उसके प्रति, आपके टच के प्रति। आप उसे जैसे भी टच कर रहे हैं, आप उसको पेन फील कराएं, आप उसको चोटी काटो तो वो क्या करेगा, वो रोने लगेगा। ठीक है, तो बच्चा क्या कर रहा है, अपने सेंसेस के प्रति रेस्पॉन्स देने की कोशिश करता है, अपने ज्ञानेंद्रियों के प्रति। स्मेल एंड टेस्ट कैपेसिटीज़ आर प्रेजेंट, यानी कि बच्चे में स्मेल की और जो टेस्ट करने की क्षमता होती है वो आ गई होती हैं उसके अंदर। कैपेसिटीज़ यानी कि उसके अंदर सारी क्षमताएं आ गई होती है स्मेल करने की। वो सूंघने लगता है चीज़ों को, अपनी मम्मी को पहचानने लगता है। जब इतनी चीज़ों में वो डिफ्रेंशिएट करने लगा तो वो इतनी भी बात जानने लगा, वो टेस्ट करने लगता है चीज़ों को। आप उसको नींबू चटाओ तो वो क्या करेगा, इस अलग से मूवमेंट करता है, अलग से फेस एक्सप्रेशन देता है। स्मेल से भी अगर उसे स्मेल से प्रॉब्लम हो रही है किसी भी चीज़ की तो वो क्या करेगा, वो रो के रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेगा, मुझे इससे प्रॉब्लम हो रही है। आपने देखा होगा कुछ बच्चे पॉटी वगैरह सुसु वगैरह कर लेते हैं तो वो कितने इरिटेट होते हैं, तो वो इसीलिए होते हैं क्योंकि उन्हें उस चीज़ में रहना बर्दाश्त नहीं होता, वो स्मेल बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। कैन हीयर इमीडिएटली आफ्टर बर्थ, यानी कि उनमें सुनने की क्षमता जो होती है वो आफ्टर बर्थ इमीडिएटली यानी कि ऑलमोस्ट पहले से ही होती है। ठीक, अब देखिए सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट, अब देखिए इसको हम कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, आप वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे फ्यूचर में आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपको कोई भी कुछ भी कंफर्म करना हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू, टेक केयर, गुड इवनिंग।